कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर से लेकर यूएसए के सेंट्रल अल्बामा तक के अंतर्गत पश्चिमी वर्जीनिया और वर्जीनिया का अलेघली श्रृंखला क्षेत्र इसी के अंतर्गत ही आता है। कनाडा के उत्तरी अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर यूएसए के न्यू मैक्सिको तक रही है, जिसमें समय रहते महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों से बात की जाती है, उनकी महत्वता को समझा जाता है, उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में समझा जाता है। उसी क्रम में आज हम लोग जो चर्चा की शुरुआत करेंगे वो शुरुआत होगी हमारी पर्वत श्रेणियों पर। जी हाँ, विश्व में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां, अलग अलग महाद्वीपों पर पाए जाने वाली महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां, जिनसे परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि किन पर्वत श्रेणियों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो होता है कि हम पूरे विश्व की सभी पर्वत श्रेणियों को एक साथ लेकर बस खाली उन पर्वत श्रेणियों के सबसे ऊंची चोटियों को जान लें और समझ लें कि हाँ, हमारा तो यह टॉपिक तैयार हो गया। जी नहीं, तैयारी ऐसे नहीं होती, क्योंकि अगर आप लोग यूबीपीसीएस की परीक्षा भी देने जा रहे हैं तो आप लोग परीक्षा में यह देखेंगे कि पर्वत श्रेणियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्वत श्रेणियों की अवस्थिति के बारे में पूछा जाता है, किस देश में ये पूछा जाता है, किन देशों की सीमाओं पर है ये पूछा जाता है, कौन सी ऊंची चोटी है ये पूछा जाता है, और इन पर्वत श्रेणियों के अलग अलग विस्तार क्षेत्र में इनको किस किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाता है। वलित पर्वत श्रेणियों पर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षा को एक अच्छा धार देने के लिए हम लोग प्रत्येक महाद्वीप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों पर अलग अलग चर्चा करेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। जैसे हम लोगों ने नदियों के बारे में चर्चा करी, जैसे हम लोगों ने झीलों के बारे में चर्चा करी, ऐसे ही हम लोग पर्वत श्रेणियों पर चर्चा करेंगे। तो अब बात आती है कि आज की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत तंत्र के बारे में, और एक ही बार में इस पूरे टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। अब आपको करना क्या है, आप लोग जल्दी से एटलस खोल लीजिए, कॉपी अपने पास रख लीजिए, और कॉपी रखने के बाद एटलस में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचिए। जब आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंचेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नक्शा कुछ इस प्रकार से आपको मैप दिखाई देगा, और भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप पर पहुंचिएगा नॉर्थ अमेरिका के। तो आप क्या देखेंगे कि यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका का ही भाग है, अलास्का का ही भाग है। यहां आपको पर्वत श्रेणी एक दिखाई देगी ब्रुक्स रेंज, यहां आपको दिखाई देगी अलास्का रेंज, यहां आपको दिखाई देगा अल्यूशियन पठार, यहां आपको दिखाई देगा कनाडा में मैकेंजी पर्वत श्रेणी, यहां आपको दिखाई देगा कनाडा से लेकर और अमेरिका तक यह दिखाई देगा रॉकीज पर्वत श्रेणी। फिर इसी के ही विस्तार के रूप में सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और फिर पश्चिम में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, यानी पूर्वी सिएरा माद्रे और पश्चिमी सिएरा माद्रे। ओरिएंटल का मतलब पूर्वी और ऑक्सीडेंटल का मतलब पश्चिमी। फिर आप लोग क्या देखेंगे, फिर आपको यहाँ एक तट पर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से लगे हुए इस भाग पर एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी जिसका नाम है सिएरा नेवादा। फिर एक इसके उत्तर में दिखाई देगी कैस्केड रेंज, फिर आपको इधर दिखाई देगा कोस्टल रेंज, ये आपको दिखाई देंगी। और इसी प्रकार से इस महाद्वीप के पूर्व में आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी, विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी जो कि रॉकीज से बहुत पुरानी है, इसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। तो आपको मुख्य रूप से अमेरिका महाद्वीप में ये पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी। इन पर्वत श्रेणियों को आप लोग अपने मैप पे, अपने मानचित्र में खोजिए, मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो अब इसी क्रम में हम लोग आइए शुरुआत करते हैं, अपलेशियन पर्वत श्रेणी से पढ़ना शुरू करते हैं। अपलेशियन पर्वत श्रेणी या इसे अपलेशियन हाईलैंड भी कहा जाता है, उच्च भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका विस्तार आप लोगों को दिखाई देगा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर से लेकर यूएसए के सेंट्रल अल्बामा तक
आपको इसका विस्तार दिखाई देगा इस रूप में। यहां तक, ये न्यूयॉर्क तक नहीं, यहां तक पूरा दिखाई देगा। ये अगले चित्र में हम लोग देखेंगे। तो ये पूरी पर्वत श्रेणी का विस्तार आपको दिखाई देगा और ये सेंट्रल अल्बामा तक, ये अल्बामा आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, सेंट्रल यानी मध्य अल्बामा तक इस अपलेशियन पर्वत श्रेणी का विस्तार आप लोगों को दिखाई देगा, जो कि लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई ये पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला के अगर पूरब में आप देखेंगे तो ये पूर्वी तटीय मैदान है। क्या है? पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं। और इसके पश्चिम में देखेंगे तो आपको केंद्रीय निम्न भूमि दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? केंद्रीय निम्न भूमि, या इसे आंतरिक या कहा जाए इनर लोलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान और केंद्रीय निम्न भूमि के मध्य एक विभाजक के रूप में हमें विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक अपलेशियन पर्वत श्रेणी का विस्तार अमेरिका और कनाडा में दिखाई देता है। वैसे मुख्यतः अमेरिका में इसका विस्तार ज्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि यह पृथ्वी पर सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसका निर्माण प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया द्वारा हुआ है, जिस पर लाखों वर्षों से, क्योंकि कोई भी पर्वत बनता है तो अपर्दन की क्रिया भी उस पर तुरंत शुरू हो जाती है, इरोजन की क्रिया भी तुरंत शुरू हो जाती है। तो इसका लाखों करोड़ों वर्षों से अपर्दन भी हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को दिखाई देगी उत्तरी कैरोलिना में। कैरोलिना अमेरिका का ही एक राज्य है, यहां पर यह दिखाई देगा। वहां इसकी सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी, जिसका नाम है माउंट मिशेल। क्या नाम है? माउंट मिशेल। उत्तरी कैरोलिना में आपको दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी माउंट मिशेल। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दो आपको दिखाएंगे, उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, दो अलग अलग राज्य दिखाई देंगे अमेरिका के अंतर्गत यहां पर। तो उत्तरी कैरोलिना में अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल अवस्थित है। जब हम इस अपलेशियन पर्वत श्रेणी का अध्ययन करते हैं तो इसके 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक भाग उत्तरी अपलेशियन, एक मध्य अपलेशियन और तीसरा दक्षिणी अपलेशियन के अंतर्गत आता है। अब उत्तरी अपलेशियन में क्या क्या चीजें हैं अगर हम लोग देखें तो मानचित्र के माध्यम से यह आपको दिखाई दे रहा है। यह जो देख रहे हैं यह उत्तरी अपलेशियन का भाग है, ये येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी अपलेशियन। फिर यहां से यहां तक जो देख रहे हैं यह आपको दिखाई देगा सेंट्रल अपलेशियन का भाग। कौन सा? सेंट्रल यानी मध्य अपलेशियन का भाग, और फिर दक्षिणी अपलेशियन का भाग। जब हम उत्तरी जो है अपलेशियन पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यहां कनाडा का क्यूबेक आपको एक क्षेत्र दिखाई देगा। तो क्यूबेक में सिक्स शॉक्स और नोट्रेडेम पर्वतमालाएं इसी अपलेशियन पर्वत श्रेणी के ही भाग के रूप में आप लोगों को दिखाई देंगी। न्यू फाउंडलैंड में, न्यू फाउंडलैंड ये कहां किसका भाग है? कनाडा का। न्यू फाउंडलैंड में अपलेशियन पर्वत श्रेणी का सबसे लंबा विस्तार प्राप्त होता है। ये जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार कनाडा और अमेरिका के कई अलग प्रांतों में दिखाई दे रहा है, इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें न्यू फाउंडलैंड में, इसे किस नाम से जाना जाएगा? न्यू हैम्पशायर में किस नाम से जाना जाएगा? वर्मोंट में किस नाम से जाना जाएगा? वर्जीनिया में किस नाम से जाना जाएगा? टेनेसी में अपलेशियन पर्वत को क्या अपलेशियन पर्वत के ही नाम से जाना जाता है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यहां ये न्यूयॉर्क, क्या न्यूयॉर्क में अपलेशियन पर्वत श्रेणी को अपलेशियन पर्वत श्रेणी के ही नाम से जाना जाता है? न्यू हैम्पशायर में क्या इसी नाम से जाना जाता है? नॉर्थ कैरोलिना में क्या अपलेशियन पर्वत श्रेणी के ही नाम से जाना जाता है? तो जी नहीं। अगर आप लोग देखेंगे तो इसे यानी अपलेशियन पर्वत श्रेणी को, ये जो टेनेसी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए टेनेसी राज्य अमेरिका का, टेनेसी राज्य में अपलेशियन पर्वत श्रेणी को कंबरलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कंबरलैंड। क्लियर है यहां तक? कंबरलैंड माउंटेन टेनेसी में। यह प्रश्न पूछे गए हैं, यह बता दूं आपको, कंबरलैंड माउंटेन इस नाम से जाना जाता है। किसे? अपलेशियन पर्वत श्रेणी को। किसको? अपलेशियन पर्वत श्रेणी को। वर्जीनिया में बात करें तो इसे ब्लू माउंटेन रिज के नाम से जाना जाता है।
वर्जीनिया, ब्लू रिज माउंटेन। आप देखेंगे तो आपको ब्लू रिज आपको दिखाई भी देगा आपके एटलस में, माउंटेन। वर्जीनिया में अपलेशियन पर्वत श्रेणी को ब्लू रिज के नाम से जाना जाता है। पेंसिल्वेनिया में इसे अलेघनी के नाम से जाना जाता है। पेंसिल्वेनिया में अलेघनी पर्वत या पठार के नाम से आपको दिखाई देगा इसका विस्तार। किसका? अपलेशियन पर्वत श्रेणी का। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क में इसे कैटस्किल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क में कैटस्किल माउंटेन। कैटस्किल के नाम से जाना जाता है। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे तो वर्मोंट में ग्रीन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन माउंटेन। न्यू हैम्पशायर में इसे वाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। न्यू हैम्पशायर में व्हाइट माउंटेन। और अगर आप लोग देखेंगे तो इन दोनों पर प्रश्न जो हैं पूछे जा चुके हैं। ग्रीन माउंटेन और व्हाइट माउंटेन, इन दोनों पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके यूपीपीसीएस में। यह याद रखिएगा। इसे नॉर्थ कैरोलिना में इसे ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक माउंटेन। कहां पर? नॉर्थ कैरोलिना में। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। टेनेसी में कम्बरलैंड माउंटेन, वर्जीनिया में ब्लू रिज माउंटेन, पेंसिल्वेनिया में अलेघनी, न्यूयॉर्क में कैटस्किल, वर्मोंट में ग्रीन, न्यू हैम्पशायर में व्हाइट, नॉर्थ कैरोलिना में ब्लैक माउंटेन। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम लोग इसी अपलेशियन पर्वत श्रेणी का यह वाला भाग देखें, यह वाला भाग, तो यह मध्य अपलेशियन क्षेत्र कहलाता है, यानी मध्य अपलेशियन श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत न्यूयॉर्क के कैटस्किल, जैसा मैंने बताया कैटस्किल लिखा हुआ है यहां पर, कैटस्किल पर्वत शामिल है। इसी को ही अपलेशियन को ही कहा जाता है। ब्लू रिज रेंज का प्रारंभ दक्षिणी पेंसिल्वेनिया से, यही ही दक्षिण पेंसिल्वेनिया से शुरुआत हो जाती है इसकी, ठीक है ना? किससे? दक्षिण पेंसिल्वेनिया से ब्लू रिज रेंज की। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो यहीं ही पश्चिमी भाग में अलेघनी पर्वत के रूप में इसको जाना जाता है। आपको आपके एटलस में अलेघनी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ब्लू रिज ये तो दिखाई दे रहा होगा और कम्बरलैंड भी दिखाई दे रहा होगा। और ये नाम भी अगर ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को मिले, ये आपको मिलेंगे निश्चित रूप से। उत्तरी कैरोलिना प्रांत में जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल अपलेशियन के अंतर्गत ही इसे ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। अब इसी अपलेशियन पर्वत श्रेणी का जो दक्षिणी भाग है, ये जो दक्षिणी भाग की जो हम लोग बात कर रहे हैं, दक्षिणी भाग की जो बात कर रहे हैं यहां इधर, इस दक्षिणी भाग की बात करें तो इसके अंतर्गत पश्चिमी वर्जीनिया और वर्जीनिया का अलेघली श्रृंखला क्षेत्र इसी के अंतर्गत ही आता है। यूनाका पर्वत, ग्रेट स्मोकी माउंटेन यहीं आपको दक्षिणी अपलेशियन में ही आप लोगों को दिखाई देगा, यहीं आपको विस्तार दिखाई देगा इसका भी। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की एक विशिष्ट विशेषता है, यह वृहद अपलेशियन घाटी के क्षेत्र के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है, जिसमें कनाडा की यहीं अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखते हैं यहीं से ही ऐसे करके सेंट लॉरेंस नदी बहती है। तो उच्च भूमि क्षेत्र के रूप में भी आप इस क्षेत्र को जो देखते हैं, जिसमें कनाडा की सेंट लॉरेंस घाटी, यूएसए की किटाटिनी घाटी, कम्बरलैंड, शेनाडाह,
टेनेसी घाटी, यह सब अपलेशियन पर्वत के अंतर्गत ही, इसी विस्तार के अंतर्गत आती है। यह पर्वत श्रेणी जो पूर्व में पर्वत के रूप में थी, लेकिन अपर्दन अपक्षय की क्रिया के कारण, इरोजन और वेदरिंग की क्रिया के कारण, इस प्रोसेस के कारण उच्च भूमि के रूप में जो रह गई है, यह नदियों, जलप्रपातों से घिरी हुई हम लोगों को दिखाई देती है। तभी ना इस पर्वत श्रेणी पे अधिक जलप्रपातों की संख्या के कारण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हम लोगों को यहीं ही बोस्टन से लेके वॉशिंगटन तक दिखाई देता है, अमेरिका का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। क्योंकि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि यहां पर पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में, जो कि विश्व का जहां से पहली बार तेल की प्राप्ति हुई थी, तेल का कुएं की स्थापना हुई थी पेंसिल्वेनिया में है, लेकिन इस पर भी तो खर्चा ज्यादा आएगा। तो प्रकृति ने अलेघनी पर्वत के इस विस्तार से इस पूर्वी तटीय भाग में कई जलप्रपातों का निर्माण किया है, जिससे जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तभी ना यहां न्यू नदी का उद्गम उत्तरी कैरोलिना क्षेत्र से हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है। ब्लू रिज या ब्लैक पर्वत से होता हुआ इसका जो है जलप्रपातों का विस्तार और न्यू नदी का उद्गम होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। तो यह अपलेशियन पर्वत श्रेणी के विस्तार पर हम लोगों ने पूरे तरीके से बात की कि क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं हम, और क्या है इसके अंतर्गत। और अगर अब हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका कॉर्डिलेरा की। कॉल्डेरा नहीं है, कॉर्डिलेरा की बात कर रहा हूं। कॉर्डिलेरा से क्या आशय है? जब किसी भी क्षेत्र में कई पर्वत श्रेणियां समानांतर रूप से पाई जाती हैं, इनके उत्पत्ति में समानता होती है, लेकिन इनके उत्पत्ति काल में भिन्नता होती है, तो ऐसे समानांतर पर्वत श्रेणियों को कॉर्डिलेरा कहा जाता है। कॉल्डेरा से मत भ्रमित होइएगा, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग ज्वालामुखी में किया जाता है। तो कॉर्डिलेरा का आशय यह है, यानी कि समानांतर पर्वत श्रेणियां जिनके उत्पत्ति का काल भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उत्पत्ति प्रक्रम एक जैसा ही होता है। तो अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में अगर आप लोग देखेंगे, या कहें उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखेंगे, तो आपको पर्वत श्रेणियों का विस्तार दिखाई देगा। यह पर्वत श्रृंखलाओं का एक क्रम दिखाई देगा, जिसका प्रारंभ होता है ब्रुक्स रेंज से। देखिए, ये मैंने आप लोगों को यहां दिखाया भी है बना के। ये देखिए, इसका प्रारंभ होता है किससे? ब्रुक्स रेंज से, फिर अलास्का से, फिर मैकेंजी रेंज से, फिर कोस्टल रेंज से, फिर कैस्केड रेंज से, फिर सिएरा नेवादा से, फिर सिएरा माद्रे से, और फिर रॉकीज पर्वत श्रेणी से। तो यह पूरा का पूर्वा अगर आप भाग देखेंगे तो यह उत्तरी अमेरिका का कॉर्डिलेरा शब्द के नाम से जाना जाता है। यह एक व्यापक पर्वत प्रणाली। अब आप देखिए ना, रॉकीज का विस्तार इधर दिखाई दे रहा है, इसी के समानांतर आप देखेंगे तो यहां आप लोगों को कोस्टल रेंज, यहां देख रहे हैं समानांतर कैस्केड रेंज, समानांतर सिएरा नेवादा, समानांतर सिएरा माद्रे। उत्पत्ति काल भिन्न भिन्न है। यह एक व्यापक पर्वत प्रणाली है, जिसका आरंभ मध्य अमेरिका के पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रेणी तक दिखाई देता है। यह जो कॉर्डिलेरा शब्द है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। कॉर्डिलेरा शब्द किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका आशय होता है कॉर्ड से। कॉर्ड यानी कि कहा जाए तार या रस्सी, ठीक है ना, जिसका आशय तार, कॉर्ड कहते हैं इसे, या रस्सी से होता है। किससे होता है? रस्सी से होता है। तो कॉर्डिलेरा शब्द का मतलब क्या है, यह हम लोगों ने बात किया। तो इसके अंतर्गत हमें दिखाई दिया ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज, रॉकीज,
कोस्टल रेंज, कैस्केड रेंज, सिएरा नेवादा और सिएरा माद्रे, ये हम लोगों को दिखाई देता है। तो चलिए आइए एक एक करके अब हम लोग इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए रॉकीज पर्वत श्रेणी पर हम लोग चर्चा करते हैं। रॉकीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है लैरामाइड ओरोगनी से, यानी कि लगभग आज से 80 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व। कौन सी ओरोगनी? लैरामाइड ओरोगनी। लैरामाइड ओरोगनी, रॉकीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ओरोगनी शब्द का आशय नहीं पता हो। ओरोगनी शब्द का आशय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया से है। ओरोजेनेसिस बोलते हैं तो उसे ही ओरोगनी बोला जाता है। तो अगर हम लोग बात करें लैरामाइड ओरोगनी में, यानी आज से लगभग 80 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व इस रॉकीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, जब प्रशांत महासागरीय प्लेट का उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट में अभिसरण हुआ, तो इन दोनों के मध्य भरावसाद सरक कर इस उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर आ गया और यह अवसाद ऊपर की तरफ उठ गया। यानी कि प्लेट विवर्तनिकी गतिविधि से इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ और फिर उसके बाद प्लिस्टोसिन और होलोसिन युग के हिमानीकरण की प्रक्रिया और कटाव की घटना से इस पर्वत श्रेणी को एक आकृति, एक स्वरूप प्रदान हुआ। इसका विस्तार कनाडा के उत्तरी अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर यूएसए के न्यू मैक्सिको तक हमें इस रॉकीज पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देता है। किसका? रॉकीज पर्वत श्रेणी का। अब बात आती है कि यही ही विस्तार अगर आप कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत को देखेंगे, कनाडा का यहां दिखाई देगा, अमेरिका की सीमा से लगा हुआ ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में, जो कि कनाडा का एक राज्य है, यहां पर आप जो है पर्वतों के विस्तार को देखेंगे। यहां आपको रॉकीज पर्वत श्रेणी के साथ साथ इसी रॉकीज पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कोस्टल रेंज का विस्तार दिखाई देगा। कोस्टल रेंज, यानी कि यह कहा जाता है कि कोस्टल रेंज का सर्वाधिक विस्तार कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में है। यह इस प्रांत यानी इस राज्य की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और कनाडा की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कौन? कोस्टल रेंज। तभी तो इस कनाडा को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है? कनाडा के अंतर्गत ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। सी ऑफ माउंटेन। अब यह क्वेश्चन पूछा गया है, अब लेकिन क्यों कहा जाता है इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सी ऑफ माउंटेन, पर्वतों का सागर, जो इसे नाम मिला है, यह नाम मिला है सेंट जॉन्स की एक किताब से, द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया। 1876 में यह आई थी किताब और उसी के आधार पर ब्रिटिश कोलंबिया में कोस्टल रेंज के सर्वाधिक विस्तार और पूर्वी भाग में रॉकीज के विस्तार के कारण इसे ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा का एक प्रांत है, इसे पर्वतों का सागर कहा गया।
इस सीमा के पूरब में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां आपको ग्रेट प्लेन्स का विस्तार दिखाई देगा। पश्चिम में देखेंगे यानी कि रॉकीज के पश्चिम में देखेंगे तो यहां पर इधर देखेंगे तो आपको कई पर्वत, कई पठार, कई बेसिन क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देंगे। इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी आपको सावाच रेंज में दिखाई देगी, यानी रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सावाच रेंज में दिखाई देगी, जिसे माउंट एल्बर्ट के नाम से जाना जाता है। और यह रहा माउंट एल्बर्ट, यानी रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। अमेरिका के सावाच क्षेत्र में हम लोगों को इसका विस्तार दिखाई देता है। रॉकीज पर्वत श्रेणी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो रॉकीज पर्वत श्रेणी को अध्ययन की सरलता को ध्यान में रखते हुए इसे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है कैनेडियन और उत्तरी रॉकीज, यानी कि जो कि कनाडा में हमें इस रॉकीज पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देता है। ये कनाडा के अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया राज्यों के मध्य रॉकीज पर्वत श्रेणी एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत यूकॉन और उत्तर पश्चिम प्रांत में मैकेंजी और सेल्विन पर्वत श्रेणी, हम लोगों को यहां मैकेंजी पर्वत श्रेणी ये दिखाई देगी, इनका विस्तार भी यहां दिखाई देता है। पश्चिमी अल्बर्टा और पूर्वी ब्रिटिश कोलंबिया इसी के अंतर्गत शामिल है। यूएसए का जो मोंटाना क्षेत्र है और पूर्वी इडाहो में एक इसी उत्तरी रॉकीज का विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है, जो कि लुइस व बिटर रूट पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। और उत्तरी कैनेडियन या उत्तरी रॉकीज क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रॉबसन। लेकिन पूरे रॉकीज की बात करें तो माउंट एल्बर्ट यहां आप लोगों को दिखाई देगा। अगर आप लोग देखेंगे तो माउंट रॉबसन आपको दिखाई देगा। यह रहा माउंट रॉबसन, यह उत्तरी रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रॉबसन। लेकिन रॉकीज की बात करें तो एल्बर्ट, इसकी हाइट है 4399, लेकिन माउंट रॉबसन की है 3954 मीटर। तो उत्तरी का हम लोगों की सबसे ऊंची चोटी इस रूप में दिखाई देती है। अब बात करते हैं मध्य रॉकीज की। मध्य रॉकीज के अंतर्गत जो भाग आता है यह ब्योमिंग में बिग हॉर्न और विंड रिवर पर्वतमालाएं, ये ब्योमिंग बेसिन क्षेत्र है। ये जो देख रहे हैं ये ब्योमिंग बेसिन क्षेत्र है। यहीं पर ही आपको बिग हॉर्न, विंड रिवर पर्वतमालाएं दिखाई देंगी। दक्षिण पूर्व इडाहो और उत्तरी उटाह में वॉस्चेस रेंज यहीं ही आपको दिखाई देगी, वॉस्चेस रेंज। और उटाह में उटाह पर्वत श्रृंखला आप लोगों को दिखाई देगी। आपसरोका रेंज उत्तरी और मध्य रॉकीज के मध्य एक बड़ी या एक कड़ी के रूप में आप लोगों को जुड़ती हुई दिखाई देगी। अब सोचिए 100 से अधिक पर्वतमालाओं का यहां क्रम है तो कॉर्डिलेरा क्यों ना कहे, इसीलिए ना कह रहा है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यह ऊंची पर्वत चोटियां यहां पाई जाती हैं जिन पर हिम का विस्तार बड़े स्तर पर पाया जाता है। अब रॉकीज के ही दक्षिणी भाग की अगर हम लोग बात करें तो यह जो दक्षिणी भाग हम लोगों को दिखाई दे रहा है सदर्न रॉकीज, ये लिखा हुआ है देखिए, सदर्न रॉकीज का यह जो भाग हम लोगों को दिखाई दे रहा है इसके पूर्वी ढलान के सहारे फ्रंट रेंज, बैट, संग्रे डी क्रिस्टो पर्वत श्रेणी शामिल है। जबकि पश्चिमी ढलान के सहारे यानी पश्चिम में इधर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पार्क, गोर, सावाच, देख रहे हो सावाच क्षेत्र, ठीक है ना, वहीं तो मौजूद था माउंट एल्बर्ट। यह सेंट जुआन पर्वत यहीं ही आपको दिखाई देगा, यह हम लोगों को दिखाई देता है। यह कैनेडिया व मध्य रॉकीज की तुलना में यानी कि उत्तरी और मध्य रॉकीज की तुलना में यह भाग ऊंचा है। और चौथा हम लोगों को पठार के रूप में यहां चौथा क्षेत्र दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत आपको उठा पठार, कोलोराडो पठार, कोलंबिया पठार ये सब दिखाई देगा सिएरा माद्रे और कैस्केड रेंज के बीच में। यानी कि यहां देखिए, ये चित्र में मैंने बनाया हुआ भी है, ये देखिए कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार ये बना हुआ है ना। रॉकीज के पश्चिम में अवस्थित हमें यह क्षेत्र दिखाई देते हैं, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, यह 4 कोनों में स्थित उच्च भूमि के क्षेत्र में यह भाग हम लोगों को दिखाई देता है। आई होप यहां तक की बातें आप सभी लोगों को क्लियर होंगी। हम लोगों ने अभी रॉकीज के एक विस्तार को लुइस श्रेणी के रूप में भी देखा। लुइस यह क्षेत्र रहा, यह
रॉकीज का लुईस क्षेत्र जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर अवस्थित लुईस रेंज में ग्लेशियर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। लुईस की ट्रिपल डिवाइड चोटी यही ही अगर आप देखेंगे, ट्रिपल डिवाइड एक चोटी दिखाई देगी जो यहां पर बहने वाली नदियों को 3 अलग अलग दिशाओं में मोड़ देती है। तो यह देख ही रहे हैं, कोलंबिया रिवर दिखाई दे रही है, स्नेक रिवर दिखाई दे रही है, और आप लोगों को इस रूप में यह नदियों का बढ़ता हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जिनमें यह नदियां प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, और अगर हम लोग बात करें तो हडसन की खाड़ी में यह नदियां जाती हैं। यानी एक जल विभाजक के रूप में ट्रिपल डिवाइड चोटी लुईस रेंज की यहां पर, और इसी लुईस रेंज पर ग्लेशियर राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है। किसकी? ग्लेशियर राष्ट्रीय उद्यान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा रॉकीज का अध्ययन की क्या है और किस प्रकार से है। अब हम लोग आगे बात करें तो आप लोगों को देखना होगा यह अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी की जब भी बात होती है तो अलास्का श्रेणी कई पर्वतों का समूह है, जिसके अंतर्गत ब्रुक्स रेंज, ये आपको दिखाई दे रही है, पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है ब्रुक्स रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आती है अलास्का रेंज, ये आपको अलास्का रेंज दिखाई देगी, ये अलास्का रेंज, ये है अलास्का रेंज। और इसी के ही अंतर्गत आप देखेंगे तो अल्यूशियन रेंज, यह रही अलास्का का ही पूर्वी विस्तार। इस प्रकार से यह अल्यूशियन रेंज है। कौन सी है? ये अल्यूशियन रेंज। तो इन पर्वतों के समूह को, जो कि इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अमेरिका के भाग में, ये अलास्का अमेरिका का ही आपको पता है, तो यूएसए के अलास्का प्रांत में यह अवस्थित है। यह रॉकीज व प्रशांत पर्वत प्रणाली का ही विस्तार है। प्रशांत पर्वत प्रणाली से क्या मतलब है? प्रशांत पर्वत प्रणाली से मतलब है इस बात का कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां प्रशांत महासागर की अवस्थिति है। तो प्रशांत महासागर की अवस्थिति के साथ साथ इस तटीय क्षेत्र में ये जो पर्वतों का विस्तार दिखाई दे रहा है, इसी के ही विस्तार के रूप में यह हम लोगों को दिखाई देता है। यह हम लोगों को दिखाई देता है। अब जब हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं अलास्का रेंज पर, तो एक एक करके अलग अलग बात करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले ब्रुक्स रेंज पर बात करते हैं। जब हम ब्रुक्स रेंज को देखते हैं तो यह अलास्का पर्वत समूह के अंतर्गत सबसे उत्तर में अवस्थित रेंज है, श्रृंखला है, पर्वत की श्रृंखला है, जिसका विस्तार उत्तरी अलास्का में कनाडा की सीमा तक पूरब से पश्चिम दिशा में हम लोगों को दिखाई देता है। पूरब से पश्चिम ये कनाडा शुरू हो गया। माउंट इस्तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहां आपको दिखाई देगा माउंट इस्तो। ब्रुक्स रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अब चूंकि यह उच्च अक्षांश पर भी अवस्थित है, ऊंची पर्वत चोटी है, तो तय है यह हिम आच्छादित है, यानी बर्फ से ढकी हुई है। हिम आच्छादित होने के कारण यहां की जो स्थलाकृतियां हैं यह बहुत ऊबड़ खाबड़ रूप में है। यहां पर अगर हम देखें दक्षिणी क्षेत्र में तो टुंड्रा वनस्पतियों से आच्छादित यह क्षेत्र दिखाई देता है, और यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स की प्राप्ति होती है, यानी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सारे चीजें, खनिज हम लोगों को इसी ब्रुक्स रेंज के टुंड्रा विस्तार वाले क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। यहां पहले जोइक से लेकर क्रिटेशियस काल तक के अवसादों का जमाव है, जिसके कारण हमें यहां पर हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही समृद्ध रूप में प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कहां पर प्राप्त होता है, तो बताओ उसे कि कहां प्राप्त होता है, किस तरीके से प्राप्त होता है। फिर हम लोग बात करते हैं केंद्रीय अलास्का की उच्च भूमि व नदी बेसिन क्षेत्र। अब अगर आप लोग देखोगे तो यह रही यूकॉन नदी, यह यूकॉन रिवर आपको दिखाई देगी, यह बहती हुई जा रही है, ये इस तरीके से यूकॉन नदी। और यहां यूकॉन पठार भी आप लोगों को दिखाई देगा। यहां आपको दिखाई देगी एक और नदी, किस्कोविन नदी।
किस्कोविन नदी। तो यहां यूकॉन और किस्कोविन नदी द्वारा यहां अवसाद लाकर इस उच्च भूमि क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जमा किया गया है। इसमें जटिल रूप से आच्छादित उच्च भूमियां हैं जो पूर्वी पश्चिमी सीवाड़ प्रायद्वीप के रूप में यहां आप लोगों को दिखाई देंगे। ये रहा सीवाड़ प्रायद्वीप, ये देखें, तीनों तरफ जल से घिरा हुआ। तो यह नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित उच्च भूमि के रूप में हमें दिखाई देता है। अब बात करें दक्षिणी पर्वतीय श्रेणी के अंतर्गत। दक्षिणी पर्वत श्रेणी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है अलास्का रेंज, यानी कि ये वाली, और अलूशियन रेंज। यह दक्षिणी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अलास्का जो कि समूह है पर्वत श्रेणियों का, उसमें अलास्का और अलूशियन के अंतर्गत। अलास्का रेंज में उत्तरी अमेरिका की पूरे इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। यह इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अलास्का रेंज में अवस्थित है। लेकिन इस माउंट मैकिनले चोटी का नाम वर्ष 2015 में बदल दिया गया और इसे डेनाली, माउंट डेनाली नाम दिया गया। क्या? या माउंट डेनाली। 2015 में मैकिनले का नाम यहां पर परिवर्तित कर दिया गया। यह रेंज जो है यूकॉन नदी और अलास्का की खाड़ी में बहने वाली नदियों के लिए एक जल विभाजक का काम करती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। 80 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों से आच्छादित ये जो अलूशियन रेंज है, कौन सा? अलूशियन रेंज, इसे ही कहा जाता है द वैली ऑफ 1000 स्मोक। क्या कहा जाता है? द वैली ऑफ 1000 स्मोक, यानी कि हजारों धुआरों की घाटी, जिसका निर्माण वर्ष 1912 में हुए उद्गार के माध्यम से हुआ है। तो 80 से अधिक आपको ज्वालामुखी से युक्त यह अलूशियन रेंज वाला क्षेत्र, यह पूरा क्षेत्र दिखाई देगा। यहां धुआं धुआं हर टाइम सा रहता है। इसे ही स्मोक, द लैंड ऑफ स्मोक, द वैली ऑफ 1000 स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए, यह बात कर ली। अब हम लोग इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ जब चलेंगे तो हम लोगों को यह देखिए, एक और यह पूरा है, अलग से है, इसको आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके, सारी चीजें है मौजूद। अब ये देखेंगे आप, तो ये बात तो हो गई। अब ये क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है यह है कोस्टल रेंज। कौन सा रेंज? कोस्टल रेंज कहा जाता है। कनाडा के यूकान प्रांत में इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन अवस्थित है, जो कि अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में है। और यहां आपको दिखाई देगा माउंट लोगन, इस महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी के रूप में आपको दिखाई देगा माउंट लोगन। फिर आप देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा यह कैस्केड रेंज। ये है कैस्केड रेंज। कौन सी रेंज है ये? कैस्केड रेंज है। जुआन डी फूका प्लेट यही ही आप लोगों को छेपित होती हुई दिखाई देगी इस महाद्वीप प्लेट के नीचे, जिसकी वजह से यहां पर कई ज्वालामुखी पर्वत आप लोगों को दिखाई देंगे कैस्केड रेंज के अंतर्गत। इस कैस्केड रेंज का विस्तार आपको दिखाई देगा न्यू कैलिफोर्निया से लेकर वॉशिंगटन तक। यह प्रशांत महासागर के रिंग्स ऑफ फायर का ही भाग है। रिंग्स ऑफ फायर पश्चिम, आप जान ही रहे प्रशांत महासागर का भाग है ये। यहां पर कई सारे ज्वालामुखी आप लोगों को दिखाई देंगे इस कैस्केड रेंज के अंतर्गत, और यह ज्वालामुखी सक्रिय हैं। आप अपने एटलस में ढूंढिए, माउंट रेनियर आपको दिखाई देगा, माउंट सेंट हेलेंस दिखाई देगा, माउंट हुड दिखाई देगा, माउंट जेफरसन दिखाई देगा, माउंट शास्ता दिखाई देगा। यह कैस्केड पर्वत श्रेणियों की ही है जो कि ज्वालामुखी चोटियों के रूप में यहां आप लोगों को दिखाई देगी, ज्वालामुखी चोटियों के रूप में। आइए, अब अगर आप लोग देखोगे तो यहां आपको एक पर्वत श्रेणी का विस्तार यह दिखाई देगा। यह, इसका नाम है सिएरा माद्रे, सॉरी सिएरा नेवादा। सिएरा नेवादा,
यह आप लोगों को विस्तार दिखाई देगा कैस्केड के दक्षिण में। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला के रूप में है, जिसका विस्तार अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत से लेकर इसके पूर्वी किनारे पर हम लोगों को दिखाई देता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विटनी, जो कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विटनी कहां अवस्थित है? सिएरा नेवादा पर। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, यूएसए की बात कर रहा हूं, देश की। विटनी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के रूप में आप लोगों को दिखाई देगी। इतना ही नहीं, यह सिएरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। यह विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, विस्तृत ब्लॉक श्रृंखला के रूप में। फिर इधर देखेंगे आप तो सिएरा माद्रे ओसिडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और बीच में एक पठार आपको दिखाई देगा, मैक्सिको का पठार। और यही ही इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य इस पठार पर एक जगह दिखाई देगी चिहुआहुआ, जहां या जो विश्व की सबसे बड़ी चांदी खान के लिए जानी जाती है, चांदी की खान। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, अगर एक भी प्रश्न आप देखेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस वीडियो से बाहर तो नहीं ही दिखाई देगा। तो कैसा लगा यह वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको ज्योग्राफी बाबा ऐप पर मिल जाएगी। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।